नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, विजडम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और कोशिका कैसी दिखती है, कोशिका की खोज, और पाठ का नाम था जीवों की संरचना। तो इस चैप्टर को हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। ये हम सब पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे कोशिका की संरचना। ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, चैप्टर बड़ा है थोड़ा। चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम यहाँ से, कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो कोशिका की संरचना होती है वो प्रत्येक कोशिका दो अंग होते हैं। प्रत्येक कोशिका के कितने अंग होते हैं? प्रत्येक कोशिका किससे? दो अंग से मिलकर बनी होती है। अब वो दो अंग कौन कौन से होते हैं? तो वो दो अंग होते हैं हमारे कोशिका भित्ति और जीवद्रव। तो प्रत्येक कोशिका के दो अंग होते हैं, एक होती है कोशिका भित्ति, दूसरा होता है जीवद्रव। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति ये जो लेयर होती है, ये जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है आपको, ये जो जिससे ये सुरक्षित रहती है, ये आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क किया है ऊपर वाली, ये क्या है? ये कोशिका भित्ति है ये पूरी। और जीवद्रव की बात करें तो जीवद्रव ये होता है, ये छोटे छोटे जो जीवनमा द्रव नाम का ये भरा होता है इसमें, ये आपका जीवद्रव होता है। तो प्रत्येक कोशिका इन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कोशिका भित्ति और दूसरा आपका जीवद्रव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है? पहली कोशिका भित्ति, दूसरा जीवद्रव, इससे कोशिका मिलकर बनती है। चलिए आ जाइए अब पढ़ते सबसे पहले कोशिका भित्ति आखिर क्या होती है। हमने समझा दिया था आपको कोशिका भित्ति क्या होती है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बाहरी आवरण बनाती है, तो कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। यह सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ आपकी वनस्पति में पाई जाती है, यानी कि सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति आपकी सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, यानी पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आपकी पौधों में पाई जाती है सिर्फ आपकी। तो वनस्पति कोशिका आपकी, वो कोशिका भित्ति सिर्फ वनस्पति कोशिका यानी पौधों में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पौधों जंतुओं में नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका की बाहरी झिल्ली, जंतु कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है वो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। अब उसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है तो उसकी बाहरी झिल्ली कुछ ना कुछ तो कहलाएगी, तो वो क्या? प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कोशिका का सिस्टम कि कोशिका हमारी क्या है। इसको मार्क कर देता हूँ, अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स प्रॉपर बना के चलिए, तभी आपके 25 में 25 साइंस में आने वाले हैं। चलिए आ जाइए कोशिका भित्ति के अब कार्य पढ़ लेते हैं। आखिर कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिकाओं को एक निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करना होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं को एक निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करना, उनको एक निश्चित आकृति देना और मजबूती, दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना होता है। कोशिका भित्ति पौधों में कंकाल तंत्र का कार्य करती है। जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र होता है, हड्डियों का समूचा होता है, जो हड्डियों का ये समूचा होता है जिससे हमारे पूरा शरीर मिलकर बना होता है, ऐसे ही कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका भित्ति पौधों में कंकाल तंत्र का कार्य करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में आपकी क्या होती है? जंतु कोशिका में आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है इसमें, और पौधों में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये आपकी कोशिका संरचना हो गई। चलिए अब पढ़ लेते हैं जीवद्रव के बारे में। कोशिका संरचना में दो टॉपिक थे, आपका कोशिका भित्ति और दूसरा जीवद्रव। अब जीवद्रव के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। जीवद्रव की बात करें तो किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति को छोड़कर, किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति को छोड़कर, अब ये क्या है? कोशिका भित्ति ये है, ये ऊपर वाली आप देख सकते हैं, ये कोशिका भित्ति है। ऊपर का जितना बाहरी आवरण है ये सब ये कोशिका भित्ति है। तो किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति को छोड़कर, अब कोशिका भित्ति को छोड़कर से संपूर्ण भाग जीवद्रव कहलाता है। अब जो अंदर का भाग है ये छोटा छोटा जीवद्रव भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं बिंदुनुमा, ये सब क्या है? ये जीवद्रव है। आपको समझ में आया? किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति को छोड़कर से संपूर्ण भाग जीवद्रव कहलाता है। यह जीवन का भौतिक आधार है, यही जीवन का भौतिक आधार है ये जीवद्रव। जीवद्रव का नाम जॉन्स पार्किंजे ने 1840 में दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। जीवद्रव का नाम जोहान्स पार्किंजे ने 1840 में दिया। ये नोट्स में क्लियर लिखिए। अब आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये आपकी हो गई ये कोशिका भित्ति, ये ऊपर की हो गई कोशिका भित्ति, और ये जो अंदर जलनुमा भरा हुआ ये आपका हो गया जीवद्रव। इन दोनों से मिलकर हमारी कोशिका बनी होती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति दिख रही है आपको, ये है। लेकिन जंतु कोशिका में आपको कहीं भी कोशिका भित्ति नहीं है। जंतु कोशिका में ये बाहरी आवरण बना हुआ पूरा, क्या है, ये बाहरी आवरण बना हुआ है, इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं है। इसमें क्या होती है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। चलिए, जीव द्रव पढ़ लिया, अब जीव द्रव के प्रकार पढ़ लेते हैं। क्या है, अब जीव द्रव के भी प्रकार हैं। अब जीव द्रव क्या है, जीव द्रव के साइटोसोल में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव के जो साइटोसोल होता है उसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग 8 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जीव द्रव में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव जो हमारा होता है, छोटे छोटे बिंदु, उनमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। वो कोशिकांग 8 प्रकार के होते हैं। तो वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए आ जाइए। पहला है अंतर्द्रवी जालिका, दूसरा गोल्जिका है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया 100% आपका एग्जाम में आता ही आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमको पढ़ना ही पढ़ना है। चौथा राइबोसोम, पाँचवा लाइसोसोम, छठवां रिक्तिका आपका, सातवां तारककाय और आठवां लवक। ये 8 आपके कोशिकांग हैं, किसके, जीव द्रव के। जीव द्रव के 8 कोशिकांग हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस में। चलिए आ जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, सबसे पहले पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों, गोलों या छड़ों के रूप में पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे कण के रूप में, ये टेढ़ी मेढ़ी छड़ें आपको दिख रही हैं, ये इस तरीके की बनी हुई हैं जो नीले आकार में है, आसमानी कलर में, ये सब आपकी क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ये टेढ़ी मेढ़ी छड़ बनी हुई हैं। तो इसी को नाम दिया कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों, गोलों या छड़ों के रूप में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकाएं, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, मतलब 2 आवरण होते हैं, ऊपर भी नीचे भी आवरण, तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है। इसकी जो बाहरी झिल्ली है, ये ऊपर वाली झिल्ली है जो, वो छिद्रित होती है, कैसी होती है, छेदनुमा होती है, तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। अब ये भीतरी झिल्ली है अंदर वाली, ये बलित है, टेढ़ी मेढ़ी है, बलित मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। इसकी संरचना अधिकतर बेलनाकार होती है। तो ये जो संरचना आप देख सकते हैं ये पूरी, ये बेलनाकार है, कैसी है, बेलनाकार होती है। इसका व्यास 1 UM से कम होता है। तो इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास 1 UM होता है या उससे कम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, नोट्स प्रॉपर बना के चलना है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैसे हुई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, तभी माइटोकॉन्ड्रिया से अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा गया था। चलिए पहले पढ़ लेते हैं खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1900 ईस्वी में कब की गई थी, 1900 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसे कैसा क्या कहते हैं, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब आपको नीचे मिलेगा। लेकिन ऊर्जा का गृह किसे कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा का गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब चलिए पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादित का केंद्र है। किस कारण ऊर्जा का उत्पादन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा का उत्पादित केंद्र है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादित का केंद्र है। तो इसीलिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण ऊर्जा का उत्पत्ति का केंद्र है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा बनती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पत्ति का केंद्र है, इसलिए इसमें ऊर्जा बनती है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका को जैविक कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कोशिका को जैविक कार्य मतलब कोई भी कार्य करने के लिए, जैविक वाले जो कार्य होते हैं, कोई भी नॉर्मल कार्य, कोशिका को जैविक कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिका को कार्य करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहा जाता है या ऊर्जा का घर कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। अच्छे से मैंने कवर किया, आप अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको याद करते चलिए। चलिए अब पढ़ लेते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो आप सबसे पहले चित्र देख लें, चित्र के जरिए जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले आप आ जाइए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो पादप जो कोशिका होती है, ये आपकी पादप कोशिका है, ये आपकी जंतु कोशिका है। पादप कोशिका मतलब पौधों वनस्पतियों में पाई जाती, जंतु मतलब जीवों में,
जंतु, जानवर, शेर, चीता, इंसान, इन सब में जंतु कोशिका पाई जाती है। पौधे, गुलाब, पौधे, घास, इन सब में क्या पादप कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पादप कोशिका पाई जाती है। चलिए, सबसे पहले पादप कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति होती है। ये आपको दिख रही है, ये बनी हुई है लाइन, ये मैंने मार्क किया है येलो कलर से। ये आपकी कोशिका भित्ति है। क्या है ये कोशिका भित्ति है। लेकिन इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है। इसमें जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट झिल्लियों से घिरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केंद्रक जो है वो घिरा हुआ है, और यहाँ पे ये केंद्रक 2 से 3 झिल्लियों से घिरा हुआ। पहली झिल्ली, दूसरी झिल्ली, तीसरी झिल्ली, इसमें एक ही झिल्ली से घिरा हुआ है। इसमें 2 से 3 झिल्लियों से केंद्रक घिरा हुआ है। दूसरा अंतर ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो चित्र के अंतर हो गए। अब डेफिनेशन वाले अंतर आपको दिखा देता हूँ। चलिए आ जाइए। तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, आ जाइए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पादप कोशिका। इस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे हमने आपको बताया था उसमें कोशिका भित्ति थी। जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जीव द्रव कला पाया जाता है। पादप कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। इसमें भी जीव द्रव कला पाया जाता है। जितनी भी कोशिका होती है उन सब में जीव द्रव कला पाया ही जाएगा। इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। इसमें हरित लवक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक नहीं होते हैं आपके। क्या? इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। चलिए, इसमें लयनकाय नहीं होते हैं। इसमें लयनकाय होते हैं। तो ये आपके 4 इम्पोर्टेंट अंतर थे। आपको नोट्स कर लेने हैं, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। और अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो आपको सेम टू सेम ये 4 अंतर लिख के आने हैं। आपको 2 पूरे नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं लवक। आखिर लवक किसे कहते हैं? आपने नाम बहुत सुन लिया इस चैप्टर में, लवक होता क्या है। तो अब लवक के बारे में पढ़ते हैं। सन 1865 में लवक की खोज हैकेल ने की। किसने की? हैकेल ने की। लवक कोशिकाओं में स्थित होते हैं। लवक किसमें स्थित होते हैं? ये कोशिकाओं में स्थित होते हैं। उनकी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। इनमें बहुत सी झिल्ली पाई जाती हैं लवक में, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। किसमें? स्ट्रोमा में स्थित होती है। यह गोलाकार एवं चपटे आकार के, रंगीन तथा रंगहीन होते हैं। ये गोलाकार होते हैं, चपटे आकार के होते हैं, रंगीन भी हो सकते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो ये आपके लवक हो गए। लवक की डेफिनेशन और जो इसकी खोज है वो अच्छे से आपको याद करनी है। एक मिनट, है ना, हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये आपके लवक हो गए। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, ऊतक। आखिर ऊतक किसे कहते हैं? तो ऊतक की बात करूँ तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का बहुत सारी, 1 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं, 8-10 कोशिकाएं मिल जाती हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो। जिसकी उत्पत्ति भी समान हो, संरचना भी समान हो, कार्य भी समान हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। तो कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। चलिए, आपको ऊतक समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं ऊतक के कार्य। आखिर ऊतक के कार्य क्या होते हैं? तो बात करें कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है। मैंने आपको दिखाया था कि कोशिका कितनी छोटी छोटी होती है। तो कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है तथा वे शरीर के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगी। कोशिका कभी भी कार्य नहीं कर पाएगी। उनको कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक करते हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। तो ऊतक बड़ा होता है तो ऊतक ही कार्य करता है। ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ऊतक से क्या? ऊतक तंत्र बनते तथा ऊतक तंत्र से मिलकर अंग का निर्माण होता है। अब क्या होता है? ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से अंग का निर्माण होता है। अंग ही हमारे सारे शरीर के काम करते हैं। ऊतक शरीर को बाहरी वातावरण से रक्षा करता है। ऊतक जो होते हैं शरीर की बाहरी वातावरण से रक्षा करते हैं। तो ये आपके 3 ऊतक के कार्य हो गए। इनको भी आपको याद रखना है कि ऊतक कैसे कहते हैं और ऊतक के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है, जीवों की संरचना। अब तक अगर आपने क्लास को देख लिया है तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट और पीपीटी के नोट्स मिलते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड के सभी सेमेस्टर की सबसे बेस्ट क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही हैं। चलिए, आपको किसी भी सेमेस्टर में कोई भी डाउट हो, सभी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, जाके क्लासेज देखिए फ्री में बिल्कुल। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और साइंस की नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।